देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। बिलाखिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना भी नून लीग के किसी काम न आया और अदालत उज़्मा ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखते हुए नज़रसानी की तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी। इस दौरान अदालत उज़्मा की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बड़े चश्मकुशा हैं। अदालत का कहना था कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार अदलिया मुखालिफ मुहिम की क़यादत करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपने साहबजादे से तनख्वाह ली, लेकिन असासे छुपाए। इस बात के तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। नाअहली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो रोड पर जाकर सुप्रीम कोर्ट के इस्तेहक़ाक़ को मजरू करने की कोशिश की गई है, जिस पर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इज़हार भी किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को अभी ऊपर ऊपर से देखा है, लेकिन अगर तय में गए तो बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी। इस फैसले के बाद साद रफ़ीक़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरमाया कि नताइज का अंदाज़ा था, फिर भी नज़र सानी अपील में गए। नून लीग का ये भी कहना था कि दहशतगर्दों तक को अपील का हक़ है, ताहम हमसे ये अपील का हक़ क्यों छीन लिया गया। अब अपील का हक़ किसने छीना, क्यों छीना? अब्बासी साहब क्यों कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से इत्तेफाक नहीं, ताहम हम एहतराम ज़रूर करते हैं इस फ़ैसले का। इसी तरह की मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है जान अचकज़ई साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। उनके साथ मौजूद हैं वो एक मोहतरम हस्ती जिनकी मौजूदगी में अच्छा खासा करंट अफेयर का प्रोग्राम मलाखड़े का मैच बन जाता है। तारुफ़ करा दूँ, फयाज़ुल हसन चौहान साहब आज हमारे साथ मौजूद है। सर, दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे अवैस तौहीद साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। फयाज़ुल हसन चौहान साहब से इब्तिदा में रिक्वेस्ट करूँगा, सर 3 मेहमान हैं तो तीनों को बोलने का मौका देते हुए सबसे पहले जान साहब की तरफ जाऊंगा। सर, नताइज का अंदाज़ा था, फिर भी अपील में गए, तो ये टाइम पास करने की क्या ज़रूरत थी ख्वाजा साद रफ़ीक़ साहब या नून लीग को? देखिए, कुछ चीज़ें तारीख़ के लिए होती हैं। ये तारीख़ का एक पिटिशन था। तारीख़ में पहले भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन चले हैं। आपको मालूम है 2000 में नवाज शरीफ साहब के एक जहाज़ के किडनैपर के तौर पे उन पे मुकदमा चलाया गया। फिर हेलीकॉप्टर केस में उन्हें जो है ज़ेर-ए-ताब रखा गया। इसके बाद आपने देखा कि हुदैबिया पेपर मिल उस वक्त किडनैप ने उनके ख़िलाफ़ खोलें। तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान जो है डॉक में है। लिहाजा हमें इंसाफ की तो को उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन हमने तारीख़ के लिए ये पिटिशन किए कि किस तरह इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ ना होता हुआ नज़र आया। लिहाजा आज फिर इंसाफ का एक फ़ैसला एक जो खुल के हमारे सामने आ गया कि नवाज शरीफ साहब का और उनके फैमिली का बयानिया कि आज इंसाफ जो है हमें फिर होता हुआ नज़र नहीं आया। जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, जिस तरह भुट्टो साहब के केस में, जिस तरह 3 मार्शल में नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले किए गए, ये भी तारीख़ उसी तरह जज करेगी। राइट सर। फयाज़ुल हसन चौहान साहब, सर आज अदलिया ने जो फैसला दोबारा दिया है उस पर खुश तो बहुत होंगे आप, लेकिन इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तलवार भी नवाज शरीफ इमरान खान साहब पर रादर लटक रही है। उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। 25 सितंबर को उनको भी तलब कर लिया गया है। कैसा लग रहा है ये पैरेलल इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने शुरू में एक इंट्रो में शेर सुनाया कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दुआ की, तो एक शेर मैं भी आपको सुना देता हूँ कि इस फैसले के बाद सिनेरियो कुछ यूँ होगा कि कैस जंगल में अकेला है उसे जाने दो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो ये इंशाल्लाह अब आपको नवाज शरीफ साहब और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है ना, अल्ताफ़ हुसैन 1 और अल्ताफ़ हुसैन 2 लंदन में बैठ के दोनों जो है ना खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो के मज़दाक जो है ना वो अगला मंजरनामा आपको नज़र आएगा। जहाँ तक बात है आपके डिसीजन की, जनाबे वाला यही मुतवक्को थी कि जब आपके लार्जर बेंच ने एक फ़ैसला दे दिया और वो उन्होंने यकमुश्त जो है ना 1, 2, 3 पेशियों के बाद नहीं दिया, पूरा 6-7 माह आपकी हेयरिंग होती रही। आपके 3 बेंचेस बने, उसके नीचे GIT बनी, उसमें मुसलसल इनको मौका दिया गया कि अपनी बेगुनाही साबित करें। और आपके नैब के ऑर्डिनेंस का और कानून का आर्टिकल 14 है जिसके मुताबिक किसी पे भी अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगेगा, सच्चा नहीं, झूठा इल्ज़ाम लगेगा कि ये प्रॉपर्टी, ये आपकी जनाब कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये डोमेस्टिक प्रॉपर्टी, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये दौलत या ये माल ये आपका फयाज़ुल हसन चौहान के या नूरुल आरफीन के नाम है, तो ये फयाज़ुल हसन चौहान और नूरुल आरफीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द 14 सेक्शन ऑफ नैब ऑर्डिनेंस कि उसने अपना आप साबित करना है कि नहीं ये मेरी नहीं है। अगर उसकी नहीं है तो जनाबे वाला आपको पूरा मौका दिया गया आले शरीफ को, नवाज शरीफ साहब को, लेकिन उन्होंने अपने उस मौके को ज़ाया किया।
उन्होंने 1% भी कोई 1% आने का कोई प्रूफ पेश नहीं किया। जिन प्रॉपर्टीज को उन्होंने अपने मुंह से तस्लीम कर लिया, तो फिर फैसला तो यही आना था। ठीक है, कथा कलामी हो रही है यहाँ पे। मैं अवैस तौहीद साहब की तरफ जाना चाहूंगा। अवैस साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? अवैस साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी नूरुल आरफीन साहब, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको। सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ आपको। सर, ये जो आज नजरसानी की तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं, ये इस्तरदाद, ये रिजेक्शन आपके ख्याल में किस हद तक सरप्राइजिंग है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि रिव्यू पिटीशन या नजरसानी की जो अपील होती है 99.99% यही होता है कि उसी बेंच पे जाते हैं। और जो कानून की डेफिनेशन है वो तो ये है कि फ्लोटिंग एरर, यानी कि इतना जो सतह पर नजर आए आपको, इतनी कोई ग्लरिंग कोई किस्म की एरर हो जाए, गलती हो जाए जजमेंट के अंदर, तो वो नहीं थी। और कल जब सारे दलाइल दिए जा रहे थे ख्वाजा साहब के, तो वो फारिग कर रहे थे जो जजेस साहिबान है एक एक करके। जब और दो इनके मेन जो पॉइंट्स थे इस पूरी रिव्यू पिटीशन के अंदर, एक था कि जी ताहियात जो नाअहलियत आपने दी है 62(1)(f) वो आप खत्म करें, और दूसरा जो था जो मॉनिटरिंग जज जो अपॉइंट किया है नैब रेफरेंसेस पे, वो आप हटाए। तो दोनों उन्होंने मुस्तरद किए, और जाहिर बात है कि अब एक तरह से नैब रेफरेंसेस जो शुरू होंगे और वो करप्शन रेफरेंसेस कहलाए जाएंगे पूरे खानदान पे। तो मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल दिन था, एक और मुश्किल दिन था, और आने वाले दिनों के अंदर ये जो एहतसाब का कथा कलामी, माफ अवैस तौहीद साहब, ये बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन अदालत उज़्मा की तरफ से दिया गया है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो दी है वो ये कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार नाम लेकर के कहा गया है कि ये अदलिया मुखालिफ मुहिम के जिम्मेदारान हैं। आपके ख्याल में इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियात अगर इस किस्म की उनके हवाले से ऑब्जर्वेशन सामने आए तो आदमी किधर जाए? देखिए, कल जो जजेस साहिबान थे उन्होंने बार बार ये कहा कि जी आप हम पे ट्रस्ट रखें, अदालत उज़्मा पे ट्रस्ट रखें, हमारे डिसीजन पे ट्रस्ट रखें। अगर फैसला आपके खिलाफ होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो पूरी अदलिया के खिलाफ हो जाए। तो ये जो इम्प्रेशन अदलिया का बना, आपको पता है कि आज तक इनके लीडरान और खुद नवाज शरीफ साहब एक बयानिया दे रहे हैं, और वो 2+2 करें तो शुरू के अंदर ये बयानिया था कि कहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसने जुडिशरी के साथ एक नेक्सस बनाया और इनको फारिग कर दिया, जिसपे ये कह रहे हैं कि हमें क्यों निकाला गया अभी तक नहीं पता। करोड़ों रुपए के वकला जो है इन्होंने उनकी खिदमात हाजिर की, उन्होंने 1.5 कितने महीने तक केस प्लीड किया है, और ये समझते हैं कि इनके खिलाफ इंसाफ नहीं हुआ। तो उसकी एक थिन लाइन है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि आप जजमेंट फैसले को तनकीद का निशाना बनाएं या फिर इदारे को या जजेस को। तो वो लाइन कहीं ना कहीं इन्होंने क्रॉस की है, और उसी के बुनियाद पे ये रिमार्क्स दिए हैं। आज भी जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं आतिक रईस साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इंसाफ नहीं मिल रहा तो जाहिर बात है कि उसके एक कानूनी तरीक़ेकार होता है, और वो आइन और कानून के तहत ही होगा। और जो मौजना ये कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस और नवाज शरीफ साहब का ये जो हालिया केस है, इसमें बहुत फर्क है, और मैं नहीं समझता कि मौजना जो है उसका जायज़ है। सर, इस मवाज़ने से थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ है, क्योंकि उन दोनों की शख्सियात में भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ मुझे प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक पे जाना है। नाजरीन, ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू सिलसिले को यहीं से आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सलमान गनी साहब, मारूफ सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं, जान अचरज़ई साहब, सर ये मुझे बताइएगा, अदालत उज़्मा वाज़े तौर पर कह चुकी, अपने फ़ैसले को बरकरार रख के भी ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया गया कि नवाज शरीफ साहब गिल्टी हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा फरमाती हैं, वोटर बता देंगे नवाज शरीफ साहब सादिक भी हैं और अमीन भी। अदालत उज़्मा को क्यों नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब सादिक भी हैं और अमीन भी, और वोटर ऊपर है या अदालत उज़्मा?
आवाम की अदालत से कोई इनकार नहीं कर सकता। आवाम की अदालत ने बिलाखिर फ़ैसला करना है कि एक सियासतदान जो है वो क्या हो सकता है। ये एक सियासी फ़ैसला है, वरना इसका डेडलाइन नहीं होता, वरना सुप्रीम कोर्ट मुद्दई नहीं होता, तफ्तीशी नहीं होता और मॉनिटरिंग जज वहाँ पर नहीं बिठाते। पाकिस्तान की तारीख़ में इंडिविजुअल स्पेसिफिक पहली दफ़ा 70 साल में इस तरह का मॉनिटरिंग जज जो है वो किसी मुकदमे पर बिठाया गया है। तो इससे मालूम यही हो रहा है कि आवाम की अदालत ने फिर एक जजमेंट देना है। जिस तरह माजी में जो मैंने आपको गिनवाए थे आवाम की अदालत का एक फ़ैसला था, लिहाजा अब हमें पता चलेगा 17 तारीख को कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन हैं या नहीं। राइट। फैयाज साहब, आपकी इजाज़त से मैं सलमान गनी साहब से बात करना चाह रहा हूँ। सलमान गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आपका नहायत जूनियर, बल्कि जूनियर का भी जूनियर होने की हैसियत से एक सवाल पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। कल या परसों की आपकी बाइलाइन थी जिसमें आपने लिखा था कि नवाज शरीफ साहब के होते हुए कभी ये रस्म नहीं पड़ी, लेकिन इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहरहाल ये रस्म डाली है कि अब कुछ गैर मुल्की सहाफ़ियों से बैठ कर गुफ्त-ओ-शनीद भी होती है, कुछ मामलात भी डिस्कस होते हैं। सर, ये मुझे बताइएगा कि कुछ गैर मुल्की सहाफ़ियों से मिलकर उन्हें अपना दीदार बख्श कर कितनों का भला किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जो नवाज शरीफ साहब ना कर सके? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी हैं और बाज़ इश्यूज ऐसे हैं कि जिन पे गैर मुल्की सहाफ़ियों को ब्रीफ करना जरूरी होता है और कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पे मुल्की सहाफ़ियों को ब्रीफ करना मकसूद होता है। मैं समझता हूँ ये तफरीक हमें तो नहीं है करनी चाहिए कि जिन्होंने गैर मुल्की सहाफ़ियों को क्यों बुलाया, बल्कि हमें इस बात पे जोर देना चाहिए कि वो अहम इश्यूज पे पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ही एतमाद मिले। और शाहिद खाकान अब्बासी जिस तरह अपने मामलात को चला रहे हैं, देखें प्राइम मिनिस्टर हाउस में रेगुलर वो बैठ रहे हैं, अपनी फाइल वर्क कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स हो रही हैं और इस्लामाबाद और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के मामलात इसी तरह चलने चाहिए। और जहां तक इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश मसाइल की बात है जिस पे उन्होंने गैर मुल्की सहाफ़ियों से बात की है, तो ये एक नई सूरत हाल तारी हुई है दरअसल ट्रंप इंतजामिया के अफगान पॉलिसी के हवाले से बयानिए के बाद, और जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात बहुत सारे साझे हैं, इसलिए कि अगर अफगानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं होगा तो पाकिस्तान के अंदर भी नहीं होगा। और ये पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत की सोची समझी पॉलिसी है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन के हवाले से हमें अपना रोल कायम करना है। और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में इकदाम भी किए हैं और गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान में होने वाली मीटिंग भी इसमें पेशरफ्त के हवाले से इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इसी तरह मुल्की और गैर मुल्की से सहाफ़ियों को एतमाद में लेते रहेंगे तो यकीनन इससे मसाइल के हल में भी मदद मिलेगी और पाकिस्तान के सर, लेकिन सलमान गनी साहब, यहाँ का अलमिया यह है कि मुल्की सहाफ़ियों में भी उनका इंतखाब किया जाता है। मैं किसी खास आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। मुल्की सहाफ़ियों में भी उनका इंतखाब किया जाता है जो मिठाई की दुकान खोल लेता है। यानी बहुत ही खुशामद पसंदाना सवालात, बहुत ही इज्जो इंकिसारी के साथ। ज़रूरी है कि सवालात इज्जो इंकिसारी के साथ ही पूछे जाएँ, सवालात कड़वे भी तो हो सकते हैं, ज़रूरी है कि किसी की खुशामद की जाए। देखें, बात है कि मैं आपसे एग्री करता हूं कि मनपसंद सहाफ़ी की टर्म जो आपने इस्तेमाल की है, ये तो उन अदारों से पूछा जाना चाहिए ना जिन अदारों से वो सहाफ़ी मुंसलिक हैं। बात यह कि हमेशा दावतनामा अदारों को जाता है। 30 साल से मैं जर्नलिज्म के साथ मुंसलिक हूँ, अदारों को दावतनामा जाता है, तो ये तो फिर जिम्मेदार हमारे अशाती अदारे हैं, हमारे नशियाती अदारे हैं जो इन सहाफ़ियों को नामजद करते हैं। इससे उनकी भी इंसल्ट होती होगी। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी वही है जो वो सवाल पूछे जो पाकिस्तान के अवाम जिसका जवाब पूछना चाहते हैं। अगर कोई इंकिसारी से पूछता है तो ये फिर आप उनसे पूछें। राइट। फयाजुल हसन चौहान साहब, सर अदालत उज़्मा की ऑब्जर्वेशन थी कि गरीब 10,000 की चोरी पर जेल चला जाता है, अमीर 10 अरब रुपए की चोरी करके सीना तान के घूमता है। अच्छा, एक अमीर तो ठिकाने लग गया, अब दूसरे की बारी है। आपके ख्याल में अगर दूसरे का भी नंबर आ गया तो फिर बनी गाला से एहतजाज का जो समंदर फूटेगा वो कहाँ जाएगा सर? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि मेरे भाई जान चकजई ने कहा कि ये पहला कोई जनाब माफूकुल फितरत केस है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो जनाबे वाला वाक़तन इसके जो मुल्ज़िम हैं उनकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। 15 साल 16 साल की उम्र में जना हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ खैरपति हो गए। मैं अक्सर ये शेर सुनाता हूँ कि उसके दौलतमंद होने का बायस उसका अब्बा था। सब हैरान थे उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था। तो जनाबे वाला ऐसे माफूकुल फितरत बच्चों के हवाले से केस होगा, ऐसे माफूकुल फितरत ख़ानदान के हवाले से केस होगा कि जिनकी अपनी जनाब कारोबार सारे नुकसान में हैं और असासे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी, ऑफशोर कंपनीज नुकसान में है और असासे अरबों खरबों डॉलर में बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर उस केस के हवाले से कुछ माफूकुल फितरत किस्म की अरेंजमेंट और मैनेजमेंट भी जो है वो करनी पड़नी थी। दूसरी चीज़ आपने बात की ना
इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, पाकिस्तान के बैंकों को नहीं लूटा, पाकिस्तान के स्टेट बैंक को नहीं लूटा, पाकिस्तान के तमाम मालियाती अदारों को नहीं लूटा। उनका वालिद या उनका दादा या वो या उनका भाई जो है वो वजीर आला, वजीर आजम या सदर बनकर पाकिस्तान के खजाने को और रियासत को हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा के मजदार जो है ना लुट मारनी उन्होंने मचाई रखी। उन्होंने जो कुछ कमाया है, जो कुछ बनाया है, क्रिकेट खेल के नाम भी कमाया, मुल्क का नाम भी कमाया, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और हक हलाल की जायज जो है वो कमाई से अपना सब कुछ बनाया है। मेरा और आपका टैक्सों का पैसा लूट के जो है उन्होंने ये सब कुछ नहीं बनाया। तो इस वजह से कहां पे राजा अच्छा, जाना चौधरी साहब ये मुझे बताइए, अदालत उज़्मा की ये ऑब्जर्वेशन कि मरियम नवाज साहिबा लंदन फ्लैट्स की हकीकी मालिका हैं, आपके ख्याल में ये जो दावे की तरदीद हुई है, जो थ्रू आउट नून लीग कहती रही है कि जी लंदन फ्लैट से हमारा कोई लेना देना नहीं था, आपके ख्याल में ये बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन नहीं है? किस तरह से कोप करेंगे? देखिए, ये ऑब्जर्वेशन उस रिपोर्ट पे है जिसका नाम JIT है। JIT ने वर्जिन आइलैंड के SACP की तरह उनके इदारे से ये डॉक्यूमेंट नहीं लिए हैं, लिहाजा इन्होंने जो मुकदमा रखा है उस पर कोई JIT की रिपोर्ट पे जरा नहीं हुआ है। इसी तरह अकामा की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो अकामा जो खुद JIT की रिपोर्ट साबित नहीं कर सकी कि वाकई तनख्वाह बैंक में आई है, वाकई तनख्वाह विड्रॉ हुई है, इस बुनियाद पर फैसला हुआ है। इसलिए तो हम कहते हैं कि इंसाफ को जो है यहाँ पे विक्टिमाइज किया गया है, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अगर JIT की रिपोर्ट पे अकामा था तो क्या अकामा सबूत दे सके? नहीं। क्या उन्होंने बैंक अकाउंट दिए कि नवाज शरीफ के अकाउंट को हिट किया? नहीं। इसी JIT की रिपोर्ट में वर्जिन आइलैंड के SACP का कोई सबूत नहीं है। फिर भी ये तासुर जो है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में जो फ्लॉज पानामा के इस केस ने एक्सपोज किए हैं, इसलिए ड्रास्टिक रिफॉर्म की जरूरत है। अच्छा फैयाज साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इलेक्शन कमीशन से क्यों शर्मा रहे हैं इमरान खान साहब? माशाल्लाह काफ़ी बवांगे दोहल बात करते हैं, खूब ललकारते हैं सब कुछ। क्या इलेक्शन कमीशन से मसला क्या है? इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो जा नहीं रहे हैं, अदालत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, मामला क्या है? देखो, इलेक्शन कमीशन का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जो है वो टोटली पार्शल है, प्रेजुडिस है। क्यों? 22 पिटीशन हमने NA 120 के हवाले से जब वो सबमिट करवाई, इनकी आइन और कानून को वायलेशन करने की, धज्जियां उड़ाने की, परखच्चे उड़ाने की हमने प्रूफ्स के साथ जो है वो इनकी पिटीशन हमने दायर कराई। उस पर तो जो है वो उसका कान तक नहीं रेंग रहा इलेक्शन कमीशन का। बलाल यासीन को इन्होंने नोटिफिकेशन दिया जो है ना, उसने जूती की नोक पे रख दिया। सारी की सारी वायलेशन, वुज़रा, MNAs आपके भरपूर तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, अरबों खरबों रुपए के तरक्याती काम हो रहे हैं। वहां पे तो कहीं पे इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन और कानून की गजल और दरस जो है वो नहीं देता फिर रहा। उसकी सारी तवज्जो इमरान खान को और आपकी PTI को मिलाइन करने पे है। क्यों? कि इमरान खान और PTI ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा सिसिलियन माफिया और गॉडफादर माफिया को अनथक मेहनत करके, अपनी खून पसीने से, अपनी जान की कुर्बानियां देकर, अपनी जान को दांव पे लगाकर जो उसको बेनकाब किया, उसको नाकाम और नामुराद किया। उसके पादाश में विक्टिमाइज किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, रिग्रेट किया जा रहा है। सलमान गनी साहब की तरफ जाऊंगा। सलमान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का ये इस्तरदाद आपके ख्याल में NA 120 के इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक इज्जत तकरीम है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतअस्सिरा पार्टी ने भी तस्लीम किया है। जहाँ तक असरात की बात है, ये तो आपको इतवार की रात को पता चलेगा कि लोगों ने इस फैसले के किस हद तक असरात लिए हैं। मैं समझता हूँ कि जिस मकसद के तहत, जिस प्रोग्राम के तहत, जिस तहकीकाती अमल के नतीजे में ये सारा फैसला हुआ है, वो पूरी कौम भी जानती है, वो अदारे भी जानते हैं और पाकिस्तान का मीडिया भी जानता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मौसर इत्तेहाद की बुनियादी जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट की थी, खुद सियासतदानों की थी। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर मौसर इत्तेहादी सिस्टम आगे नहीं बढ़ता और ये सारा मामला पनामा के तहकीकाती अमल के नतीजे में ज़हूर पजीर हुआ है। लेकिन पनामा के फैसले में कोई एक खानदान नहीं था, उसमें बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। सिर्फ नवाज शरीफ साहब के बच्चे नहीं थे, उसमें जहांगीर तरीन साहब के भी बच्चे थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज ने, मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने सबकी जद्दोजहद की वजह से आज़ाद और खुद मुख्तार बनाया है। ये मामला आगे की तरफ चलना चाहिए, नहीं तो ये तासर कायम होगा कि सिर्फ एक पार्टी या एक खानदान को टारगेट किया जा रहा है। और ये तासर ना पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के हवाले से अच्छा है, ना पाकिस्तान की रियासत के हवाले से अच्छा है और ना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अच्छा है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि देखे, बात ये कि करप्शन किसने की किसने नहीं की, ये फैसले पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को करना चाहिए और इसकी इब्तिदा वो पनामा लीक्स में शामिल जो लोग हैं वहां से कर देनी चाहिए।
सर जाना चाहिए साहब, ये तो बड़ी आसान बात कर दी सलमान गनी साहब ने। ये जहांगीर तरीन साहब के बच्चों वाले जो मामला है, आप लोग क्यों नहीं उठाते इस केस को, क्यों पुटअप नहीं करते इन सारे मामलात को? ये बच्चे का जो खेल हो रहा है। पाकिस्तान के लीगल ऑर्डर, पाकिस्तान के लीगल ऑर्डर की ये मुनाफिकत है कि एक ख़ानदान को इंतकाम का जो है सब्जेक्ट बनाया गया, जबकि पनामा में जजेस हैं, इसमें वो दूसरे लोग हैं, वो जो है सादिक और अमीन हैं। तो एहतसाब का नाम इंतकाम बन गया है। लिहाजा ये कहना कि कोई एहतसाब हो रहा है, ये मजाक हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। हमारी ब्लैक इकॉनमी तकरीबन 30% है जो हमारी रियल इकॉनमी की है। 2 सेक्टर्स में इस्लामाबाद में मिसाल दे सकता हूँ जहाँ पे 90% लोग अपने मीन्स और एंड को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना कि जी हमने एहतसाब किया और एक बंदे से शुरू किया और 70 साल में पहली दफ़ा हो रहा है, ये असल में 5 दफ़ा पहले हम यहाँ पे खड़े थे और हमने नवाज शरीफ साहब को सियासी विक्टिम आज भी बना दिया, उस वक्त भी हमने सियासी हीरो बना दिया था। लिहाजा अगर जिन्होंने एहतसाब है तो वो अक्रॉस द बोर्ड, और जिसके लिए कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। आज सादिक और अमीन जरदारी साहब हैं, आज इमरान खान सादिक और अमीन हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है सर, जरदारी साहब सादिक और अमीन हैं, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, प्रोग्राम को खत्म कर देने वाली बात कर दी आप। देखिए कोर्ट ने उन्हें एग्जोनरेट किया है, अब तो उन पे कोई मुकदमा नहीं है। ये यानी सिस्टम पे कितना आप हंसेंगे? सर फयाजुल हसन चौहान साहब, आपकी माहिराना राय जरदारी साहब की दयानतदारी पर कोई किताब लिखेंगे आप? सर मैं तो पहले सुलेमान गनी साहब जो है वो अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, हयाती दे, समझ दे, और भाई हैं मेरे, लेकिन थोड़ा सा नून लीग के स्पोक्समैन का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि बहुत से लोगों के नाम आए पनामा में, उनमें से बहुत से जो है वो मुल्क के वजीर आजम नहीं थे, मुल्क के जो है वो सिटिंग वजीर आजम नहीं थे। ठीक है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का जवाब दे दीजिए। वजीर आजम था, एक ही हुक्मरान खानदान था। एक मेरी बात पूरी सुन लो ना, 1 मिनट नूरुल आरफीन। कहने का मकसद ये है, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दूंगा। आपका बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की का वाकया हुआ, क्या वो जो उनका एक्ट था वो यूरोप और अमेरिका के अंदर जो है वो बुरा तस्वर किया जाता था? वो तो 24 घंटे साल के 365 दिन हर मिनट में जो है वो लोग बड़े ज़ौक़ शौक से करते थे। लेकिन मुल्क का सरबराह अगर ये करेगा और उस पर झूठ बोलेगा, उस पर चीट करेगा, उस पर डिसीट करेगा, उस पर धोखा देगा, तो फिर उसके ऊपर जो है वो कानून जमहूरियतों के अंदर, पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर फिर कानून जो है वो एक्टिव होता है। तो जनाबे वाला वजीर आजम एक ही था, जी आपकी बात दुरुस्त है सर। जहांगीर तरीन साहब के बच्चों के बारे में कुछ कहिए। दूसरी चीज, जहांगीर तरीन साहब का मैं क्लियर कर दूं सर, सुन ले, मैं अब आपके जना तशफ़ी करूंगा पूरी इंशाल्लाह पैगम्बर रहे। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से सुलेमान गनी साहब ने बात की। जनाबे वाला जहांगीर तरीन साहब ने अपनी ऑफशोर कंपनी का पिछले कई सालों से सालाना गोशवारों में भी और अपने इलेक्शन का जो है वो परफॉर्मा जो है उसके अंदर भी जो है वो रेगुलर उसका जो है वो डिफाइन किया हुआ था, उसका तस्करा किया हुआ था। इनकी तरह छुपाया नहीं हुआ था, इनकी तरह जो है वो सरे आम टॉक शोज के अंदर ये नहीं कहा था ये कहां से उठा के ले आते हैं मेरी जायदादें, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान। ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, ब्रेक से वापस आएंगे वो अपने गुफ्तगू सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है अपने मेहमानों से। सर जान अचगज़ई साहब, सिराजुल हक साहब का एक बयान मेरे पास मौजूद है, फरमा रहे हैं कि 30 साल हुकूमत के बावजूद नून लीग वोट के लिए हाथ पैर जोड़ रही है। नवाज शरीफ ने औलिया के शहर को दुनिया भर में बदनाम कर दिया, जितना मक्खन खाना था खा चुके, लस्सी भी पी ली। पूछते फिरते हैं कि मुझे क्यों निकाला, उन्हें तो मस्जिद नबवी में भी मुर्दाबाद के नारे सुनने पड़े। सर इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद फरमा दीजिए। पहली बात ये कि सिराजुल हक साहब की सियासत तो मेरे ख्याल में PTI की मरहूनी मिन्नत है। वहाँ पे जो करप्शन है उसमें उनकी पार्टी का हिस्सा है, खैबर बैंक स्कैंडल में उनके लोग मुलविस हैं। तो मैं नहीं समझता कि जमात इस्लामी का कोई ऐसा क्लीन किरदार है KPK गवर्नमेंट में। तो अगर वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं करप्शन का, तो ये वो बराबर के शरीक हैं PTI के करप्शन में, और उनके अपने जो वज़रा हैं उन पे जो स्कैंडल्स हैं वो सब के सामने है। तो मैं समझता हूँ कि
ये एक वतीरा बन गया पाकिस्तान में सियासी मुखालिफिन को जो है करप्ट गर्दाना और ख़ुद को सादिक और अमीन डिक्लेयर करना। यानी ये क्या मज़ाक खेज़ बात है। जरदारी साहब हमारी करप्शन की बात करते हैं, खान साहब करते हैं हमारे करप्शन की बात, जबकि उनके राइट लेफ्ट लोग सारे लैंड ग्राबर्स हैं, उसमें इंटरनल ट्रेडर्स हैं, उसमें वो लोग हैं जिन्होंने लोन माफ़ करवाए हैं। तो ये मुल्क जो है वो सियासतदानों ने एहतसाब। अच्छा सर, नून लीग जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, नून लीग में किसी ने कर्जे नहीं माफ कराए? देखिए पहली बात तो ये कि कर्जे इंडिविजुअली मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हैं तो आप सबको पकड़ें। ये तो नहीं हो सकता कि जो लोगों ने लोन माफ़ करवाए हैं वो मेरा एहतसाब करें। जिन JIT के मेंबरान पे सीरियस सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा कि उन्हें करप्शन के केस में मुलजिम बनाए, वो हमारा एहतसाब करें। फैयाजुल हसन चौहान साहब इमरान खान साहब की जरा बात किए लेते हैं। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मरियम नवाज क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं कि काबीना का इजलास करती हैं? मरियम नवाज की काबिलियत क्या है? MA इंग्लिश, यहाँ एक ईंट उठाओ तो आपको MA इंग्लिश मिल जाएगा। उस मुल्क में जहाँ तालीम का मेयार ये कि एक आदमी जो बस का नंबर पढ़ सकता है उसे ख्वाना गिन लिया जाता है, वहाँ इमरान खान साहब को MA इंग्लिश इतना फालतू नज़र आ रहा है कि हर ईंट के नीचे से MA इंग्लिश निकल रहा है। मतलब हुब्बे अली में बात करना समझ में आता है, बुग़्ज़े मुआविया में आँख में उंगली करना, ये क्या ज़रूरत है? नूरुल आरफीन साहब, आपको याद होगा जब 100 अरब रुपए का जो है वो यूथ लोन प्रोजेक्ट जो है वो इनके हवाले किया गया था, तो इन्होंने बड़े करोड़ों अरबों रुपए लगा के ना मुख्तलिफ सहाफ़ियों पे, लिखारियों पे, कालम नगारों पे इनके शान अक़दस में जो है मरियम नवाज साहिबा के ये एक माहौल बनाया गया था कि ये PhD डिग्री होल्डर हैं। जब केस चला गया ना हमारा उधर लाहौर हाई कोर्ट में, तो पता चला, फिर फौरन कहा नहीं PhD नहीं है, MPhil हैं। जब थोड़ी सी हेयरिंग और स्टार्ट हुई ना तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो MA इंग्लिश हैं, लेकिन हकीकत में वो शायद MA पंजाबी हैं। कहने का मकसद ये है, झूठ बोलना, चीट करना इस आले शरीफ के हर नस नस के अंदर शामिल है। कोई एक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर इन्होंने चीट ना किया हो, धोखा ना दिया हो। तो जनाबे वाला बात तो बिल्कुल ठीक है, आप सफीरों से मिल रही हैं, कैबिनेट को चेयर कर रही हैं, आप वज़रा को मिल रही हैं, किस कैपेसिटी में, किस हैसियत में, मुझे आप ये बताएं ना, हु हेल शी इज, कि किस अंदाज से वो ये सारे काम कर सकती हैं। वो अरबों डॉलर, अरबों रुपीस के जो प्रोजेक्ट्स वो किस तरीके से हैंडल कर सकती हैं। ये जमहूरियत है या अनारकी है? ये जमहूरियत है कि ये अशराफिया है? ये जमहूरियत है कि ऑटोक्रेसी है? ये जमहूरियत है कि बादशाह? जाना चकज़ई साहब से पूछ लेते हैं। जाना चकज़ई साहब, आप इस बात को रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज। हमारे मुल्क में ये होता रहा है। जान साहब, मैंने आपको बता दिया ना कि जो खान साहब ने कहा है, सर फैयाज साहब, जान साहब इसे रिस्पॉन्ड करेंगे। फैयाज साहब प्लीज, जिसका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है प्रॉपर तरीके से। जान साहब प्लीज। देखिए यहाँ पे एक रिटायर्ड क्रिकेटर अगर सियासतदान बन सकता है तो एक प्राइम मिनिस्टर जो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आला रहा है, क्या उसकी बेटी जो उन्होंने एक्सपोजर लिए है, जो ट्रेनिंग हुई है, ग्रूमिंग हुई है, वो यहाँ पे सियासत नहीं कर सकती? क्या सियासत के दरवाजे नए लोगों के लिए बंद होंगे? क्या ये सिर्फ जो है एक रिटायर्ड क्रिकेटर का हक है क्योंकि उन्होंने माजी में क्रिकेट के खेला है? तो ये कि मजाक जो है इस तरह किसी को की शख्सियत को टारगेट बनाना फेयर नहीं है। आप मुकाबला उनका नहीं कर सकते मैदान में, तो ये आप बातें करते हैं। आप नवाज शरीफ साहब को नहीं जो है मैदान में शिकस्त दे सकते, तो आपने साजिशों का आसरा लिया, आपने धरने दिए, आपने मुल्क को डिस्टेबलाइज किया। तो ये इस तरह के ज़ाती इल्ज़ाम अगर हम लगाने शुरू करें तो शायद इमरान खान साहब किसी को भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लिहाजा ज़ात को हटा दीजिए, ज़ात पे ना जाइए, वरना सबसे ज़्यादा जो है अगर कोई शख्स आज सादिक और अमीन के कटेरे में गिल्टी होगा वो खान साहब होंगे। फैयाज साहब, मेरे पास एक खबर मौजूद है, मादाम हलीमा याकूब का जिक्र करना चाहूँगा। सिंगापुर की 8वीं सदर बन रही हैं वो, और हालत ये है कि जब वो सदर मुंतखब हुई हैं तो जिस फ्लैट में वो रहती हैं उसके बाहर 2 पुलिस वाले देखकर वहाँ हमसाए ये समझे कि शायद यहाँ कोई वारदात हुई है। सदर मुकर्रर होने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने फ्लैट में ही रहाइश रखेंगी। सिक्योरिटी खदशात पर उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी सिक्योरिटी इंचार्ज पर है, वो जानते हैं कि कैसे इलाके को महफूज बनाना है। मैं कोशिश करूँगी कि लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करूँ। सर, हलीमा याकूब ने पाकिस्तान का नाम कभी नहीं सुना। इस तरह की सादा लो खातून अगर अपने मुल्क की सदर बन गई वो तो बड़ा गर्क कर देगी। अगर वो हमारे यहाँ के हुक्मरानों से, या अगर हुक्मरानों को भी छोड़ दें, अगर हमारे सियासतदानों से वो इंस्पायर हो जाएं तो वो कहाँ जाएंगी? हमारा तो इमरान खान साहब ही बनी गाला का घर जो है वो तो फ्लैट, उसमें कई फ्लैट समा जाएंगे। मुझे पता था आप नवाज शरीफ साहब की तरफ जाएंगे, इसलिए मैंने तोप का रुख आपकी तरफ कर दिए। एक मिनट
सर मैं आपको जवाब दूंगा, पैगाम रहे हैं आप जो है ना। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल जो है वो क्रिकेट खेली हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, काउंटी क्रिकेट खेली हो, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद महज जो है वो 20-35 लाख की मालियत से जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 1900 आपके जो है वो 96-97 से लेके 2002 के अंदर ना वहाँ पे जानवर भी नहीं जाया करते थे। मेरी तो सारी जमपल पिंडी इस्लामाबाद की है, वो उस वक्त जो है वो 15,000 रुपए कनाल के हिसाब से ज़मीन खरीदी गई। क्या 35 लाख रुपए की वो ज़मीन नहीं खरीद सकता था इमरान खान, कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो एक फेम के साथ, एक नाम के साथ जो है वो कमाई के साथ जो है गुजारी हो। आपने जो कंपैरिजन किया ना वो गलत किया है। कंपैरिजन आपको जाना चाहिए था गॉडफादर माफिया की तरफ। कंपैरिजन कहना चाहिए था कि जिन्होंने इक्तदार के मजे लूट के इस पाकिस्तान को लूटा है, इस पाकिस्तान को भंबोड़ा है, इस पाकिस्तान को नोचा है, पाकिस्तान के खजाने को। आपने कहा ना बैंकों के कर्जे, तो मैं जरा जान चकजई साहब की इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, 6,487 मिलियन रुपीस पाकिस्तान के तकरीबन तमाम आपके जो है वो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड जो है वो बैंकों से आले शरीफ ने जो है वो कर्जा माफ करवाया हुआ है, जिसका बाकायदा केस है जो है ना आपके जो मेगा स्कैंडल्स जो है ना जो नैब के अंदर उसमें से एक है। तो आप किस मुंह के साथ इल्जाम लगाते हैं कि फलां ने जो है वो कर्जा माफ करवा दिया और फलां ने नहीं करवाया? तो आपने जो एग्जांपल अच्छा जान साहब ये मुझे बताइए, अब ये नजरसानी की अपीलें मुस्तरद हो गई, सिचुएशन एक पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब हुदैबिया पेपर जो केस है उसको भी खोलने की बातें सुनाई दे रही हैं। अगर ये हो जाता है तो आपके ख्याल में नून लीग कहाँ खड़ी है सर? पहली बात ये कि जो सज़ा आपने देनी थी, सबसे बड़ी सज़ा एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज देना था, वो तो हो गया। कोई भी सियासतदान जेलों से नहीं डरता। सियासतदान का पहला मस्कन या जेल होता है या ऑफिस होता है, पब्लिक ऑफिस। तो ये तो पहले भी नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है। 25 साल का जेल की सज़ा, हाईजैकिंग, हेलीकॉप्टर में उसके केस में उसकी सज़ा, तो उससे तो यकीनन उनको इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोग समझते हैं कि टेक्निकली उन्हें नॉकआउट करके उनके वोट बैंक को लिक्विडेट किया जा सकता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि आवाम और सियासतदान का अगर राब्ता है तो उसको टूटने के लिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सहारा नहीं लिया जा सकता। बेशक आप उसको जो भी आप डिक्लेयर करें एक जजमेंट में, लेकिन आवाम ने फिर भी आज हमें फिर साबित हो जाएगा इतवार को कि उन्होंने देना है इसी नवाज शरीफ साहब को, जिसके बारे में आपके मुखालिफिन, हमारे मुखालिफिन जो भी कहेंगे, आवाम के लिए वो भी आज भी वही लीडर है जो 17 तारीख से यानी 1 महीने पहले था। लिहाजा आवाम की जो अदालत है वो इंसाफ करती है। बाकी चीज़ें जो है वो इसमें पॉलिटिक्स की होती है, स्मेयर कैंपेनिंग होती है, मुखालिफिन को जो है दबोचने के लिए कोई भी वतीरा रहता है। जिसमें ऐसे मुल्क में जिसमें हमारी एक चेकर्ड हिस्ट्री है, चाहे जुडिशरी की है, चाहे हमारे पॉलिटिक्स की है, तो यहाँ बिल्कुल इख्तितामी लम्हात पर आप पहुंचा है फैयाजुल हसन चौहान साहब। सर ये मुझे बताइएगा, जान साहब ने अभी इरशाद फरमाया कि सियासतदान जेलों से नहीं डरता, लेकिन पाकिस्तानी सियासत बताती है कि पाकिस्तान का सियासतदान सबसे ज़्यादा जेलों से ही डरता है। यहाँ डिक्टेटर का आलम यह है कि जब उसे जेल नज़र आती है तो वो एक हाथ कमर पे रख के एक हाथ पे एक्सरे दिखाता है और फिर बाहर चला जाता है। यहाँ आसिफ अली जरदारी साहब नाम लेके मैं बात कर रहा हूँ, उनका हाल ये था कि उन्होंने एक इदारे को ललकारा और उसके बाद फिर दागे मफारकत दे गए। यहाँ का सियासतदान जेलों से नहीं डरता, मतलब ये तो लतीफ़ा है। देखो जान चकजई साहब और नून लीग का जो आजकल नैरेटिव है ना, अवामी अदालत का फैसला, अवामी अदालत का फैसला, तो मेरा ख्याल है कि इस नैरेटिव के कंटेक्स्ट में है वो पाकिस्तान के अंदर से पुलिस को ख़त्म कर दें, अदालतों को ख़त्म कर दें, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दें, जनाब आप हाई कोर्ट को ख़त्म कर दें, सेशन को ख़त्म कर दें, और यहाँ पर आवाम की जो है वो अदालत को सजा दें। चोरों को, डकैतों को, नौसरबाजों को, गबन करने वालों को, औरतों की इज्जतें लूटने वालों को उन्हें कहें जी कि जाओ इलेक्शन लड़ो। आवाम अगर तुम्हें वोट दे देंगे तो तुम्हारी करप्शन भी माफ, तुम्हारा जुर्म भी माफ, तुम्हारा कत्ल भी माफ, तुम्हारी ठगगिरी भी माफ, तुम्हारी नौसरबाजी भी माफ। फिर यह सिस्टम होना चाहिए, और यह सिस्टम जंगल का कानून होता है। यह 21वीं सदी का आपका जो जमहूरी और पार्लिमानी जमहूरियतों का कानून नहीं होता। तो खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के जान चकजई साहब माशाल्लाह जो है वो इंग्लैंड से रिटर्न है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी बातें ना करें कि जो करूने उला के जो है वो दौर की बातें भी नहीं हुआ करती थी, है ना। यहाँ पर मेहमानों का नहायत शुरू कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जान चकजई साहब आपका कि आपने फैयाजुल हसन चौहान साहब को इतने करीब बैठ कर और बाकायदगी से सुना और बर्दाश्त किया। नाजरीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।